A very good evening everyone. This is Seema, your पॉलिटी एजुकेटर. आज हम क्लास 12th का चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं. अगर आपने उस पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख लीजिए. उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसमें विकास करने की क्यों ज़रूरत है. इसके बाद में पार्ट 2 में हमने इस यूनाइटेड नेशन में सुधार की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और सुधार किया जाए तो इसकी प्रक्रिया और स्ट्रक्चर में किस तरीके से किया जाए, और जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता बढ़ा दी जाए या ख़त्म कर दी जाए तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार. सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मानने के लिए 2000 यहाँ पे तो मनाने होने वाला है, यहाँ पर मनाने होगा. सालगिरह को मनाने होगा. ठीक है, सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया. अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार है उसमें जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल पूरे हो गए तो इसकी जो एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट करने के लिए सन 2005 में सितंबर में इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए, इसकी रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए गए, कुछ कदम उठाए गए. तो उसमें से पहला क्या है, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया. यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिक को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति. एक एक करके इनको समझ लेते हैं. शांति संस्थापक आयोग का गठन करने के लिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं, सभी मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में शांति स्थापित करने के लिए एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया. सेकंड पॉइंट में है, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने के लिए असफल हो जाए तो उसकी मदद की जाए. मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ. ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ. भारत एक ताकतवर राष्ट्र हो गया और जो पाकिस्तान है वो थोड़ा भारत से कमज़ोर पड़ गया, वीक पड़ गया. और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ पे हेल्प मांगता है. तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे भारत के अगेंस्ट में, भारत से बचाने के लिए. मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय हुई. अब देखो, जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन राइट्स. तो जो मानवाधिकार की जो परिषद है इसकी स्थापना 2006 में 19 जून में सक्रिय हुई, यानी कि यह कार्य में आई. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति. कुछ जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो विकास के लिए कुछ यहाँ पर उद्देश्य स्थापित किए गए या उद्देश्य जताए गए, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी राष्ट्रों ने सहमति दी. हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा. अब कोई भी आतंकवाद है किसी भी तरीके का, उस आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पे सभी राष्ट्र एकजुट होकर उसकी निंदा करेंगे और उस आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे. एक लोकतंत्र कोष का गठन.
अब जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी मोस्टली यहाँ पर सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इसके साथ साथ में सभी के पास डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र कोष का गठन किया गया। थर्ड है सेवन्थ है ट्रस्टीशिप काउंसलिंग, न्यायिकता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। ये एक ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का पहले बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसकी बदलते परिवेश के साथ साथ में इसकी जो प्रासंगिकता है वो भी ख़त्म हो गई है और अब इस काउंसिल को ख़त्म भी कर दिया गया है। लेकिन ये ट्रस्टीशिप काउंसिल आपके सिलेबस में आगे चैप्टर्स में आएगी तो इसको अच्छे से हम कवर करेंगे। ये समझना कठिन नहीं है कि यह मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं, जैसे अत्याचार से निपटने के लिए विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्यवाही की जाए, इसे कौन तय करेगा, क्या आतंकवाद की कोई परिभाषा हो सकती है। ऐसे ही और सवाल किए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बच्चों, उसके पास पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स उसके पास है, ठीक। क्यों है इसके पास? ये एक ऐसा विश्व स्तर पर मंच है जहाँ सभी देश बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक, बातचीत करते हैं और इस बातचीत में वो सभी अपने मुद्दे रखते हैं और जैसे आतंकवाद हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हो गया, ओजोन लेयर का ख़राब होना हो गया, ये सभी एक बड़े पैमाने पर परेशानियां हैं जो कोई भी एक राष्ट्र अकेले हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, तो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों का जब उल्लंघन होगा तो उसके लिए हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, आतंकवाद की कोई परिभाषा हो सकती है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं और लेकिन जिनको समझ पाना थोड़ा सा पेचीदा है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुधार तो हुआ और लेकिन भारत के साथ उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, भारत और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एक दूसरे को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी पूर्व शर्त है। अब देखो, जहाँ भी भारत की बात की जाती है ना, तो भारत कोई भी ऐसे बदलाव के लिए मना नहीं करता जिसमें सभी राष्ट्रों का हित हो और पर्यावरणीय मुद्दे जो इस ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, ऐसे मुद्दों पर कभी भी भारत नकारता नहीं है या फिर पीछे नहीं हटता। और भारत का विश्वास भी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एजेंडा बनाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सुरक्षा, सिक्योरिटी हो, ठीक है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधिमूलक चरित्र की हानि हुई है। परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। अब देखो, भारत की ये बड़ी समस्या है या इसके लिए एक ये बड़ी समस्या है कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी संरचना चेंज की जाए, बदली जाए, ठीक है। जैसे स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। इसके साथ साथ में जब सुरक्षा परिषद की संरचना में चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है, तो जो इसका प्रतिनिधि मूलक है यानी कि वहाँ पे ज़्यादा वोट डालने की जो प्रक्रिया है कंट्रीज़ की वो भी बढ़ जाएगी। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। इस कारण सुरक्षा परिषद में पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए।
मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। अब देखिए, भारत की ये भी मांग है कि वहाँ पे प्रतिनिधि तो बढ़ जाए, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। इसके साथ साथ में वहाँ पर जो योजनाएं हैं, योजनाओं में भी चेंजेस किए जाएं। जो पहले डेवलपिंग कंट्री थे, जो विकासशील राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र थे जो, ठीक है, विकसित राष्ट्र थे, उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा प्राप्त था, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। और जो विकासशील राष्ट्र थे, इनको प्रतिनिधित्व कम प्राप्त था। तो चाहते हैं कि भारत चाहता है कि काफ़ी सारे राष्ट्र ऐसे आ गए हैं जिसमें जो विकासशील राष्ट्र तो हैं लेकिन अच्छी तरीके से अपना विकास कर चुके हैं, तो उनको भी एक और अवसर दिया जाए और उन्हें भी प्रतिनिधि के रूप में चुना जाए। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। भारत ये भी चाह रहा है कि सुरक्षा परिषद में तो सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ में भारत जो भी मानदंड स्थापित किए गए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि किसी राष्ट्र को सदस्यता तब सुरक्षा परिषद में सदस्यता तब मिलेगी जब ये चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। तो भारत सभी चीज़ों को फॉलो करने में सक्षम हुआ है, जैसे कि एक बड़ा लोकतंत्र राष्ट्र हो, ठीक है, आबादी में अच्छा हो, उसकी जनसंख्या अच्छी हो, उसका आर्थिक विकास अच्छा हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार संपन्न सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं, ठीक है। भारत चाहता है उसको स्थायी सदस्यता मिले सुरक्षा परिषद में, लेकिन कुछ राष्ट्र जो हैं वो विरोध करते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में बात करते हैं। केवल पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कुछ और देश भी ये चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता ना मिले। अब कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो नहीं चाहते कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। उसके क्या क्या कारण हैं, तो आइए हम रीजंस पढ़ लेते हैं। कारण, भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। अब भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उसके पास परमाणु हथियार हैं। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता देने के बाद भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उभरे। पाकिस्तान से संघर्ष में संबंधों के कारण अब भारत और पाकिस्तान का जो मनमुटाव है वो हमेशा चलता रहता है। इसके कारण भी कुछ देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकतों के रूप में अन्य देश जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आ गया है, तो उन राष्ट्रों को भी, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी राष्ट्रों को भी वहाँ पर स्थायी सदस्यता में शामिल करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे राष्ट्र ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को भी स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हमको पढ़ना है एक ध्रुवीय विश्व कब होता है, जब पूरे विश्व में कोई एक महाशक्ति रह जाए, ठीक है। जैसे जब कोल्ड वॉर हुआ था तो एक महाशक्ति रह गई थी ना, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि यूएसए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अब बहुत सारे सवाल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं कि क्या आप जो एक सर्वशक्तिशाली महाशक्तिशाली राष्ट्र है यूएसए, ठीक है, उसको क्या आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक सकते हैं?
अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो ये है कि सोवियत संघ के पतन के बाद यह एकमात्र महाशक्ति है। इस लिहाज से यह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। देखो, जब भी सोवियत संघ का पतन हो गया, यानी कि कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, उसकी एंडिंग के बाद में यूएसए एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। इसके बाद ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो संगठन है, इसका जो बिल्डिंग है, इसका जो अथॉरिटी है, ये कहाँ पर है? संस्था कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन कहाँ पर है? यूएसए के भू क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि जो कि महाशक्ति है, उस महाशक्ति को अपनी शक्तियों को सीमित करने में या फिर उसकी शक्तियों को कम करने में क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को योगदान दे सकता है? दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखो, जो दूसरी बात है, जो अमेरिका को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताती है, वो दूसरी बात ये है कि जो यूएनओ है, यूएनओ यूएसए के भू क्षेत्र में स्थित है और सबसे ज़्यादा बजट में योगदान भी यूएसए ही करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। अपनी ताकत और वीटो पावर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महाशक्तिशाली महासचिव के चयन में भी अमेरिकी अपनी मनमाने में सक्षम है। देखो, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। और जैसे कि महासचिव की बात हो गई, तो यहाँ पे जो महासचिव, किस व्यक्ति को महासचिव बनाना है, इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है? यूएसए करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को उसको महासचिव नहीं बनाना है, तो वो अपना वीटो का पावर यूज़ कर लेता है और इस वोटिंग को रद्द कर देता है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर अंकुश लगाने में असफल है। लेकिन फिर भी अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वह इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, अमेरिका ऐसा करता है कि उसकी आलोचना करता है, यूएनओ की आलोचना वो करता रहता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को समझता है कि काफ़ी सारे ऐसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं जिन पर विकास करना सभी देशों को एक साथ पड़ेगा, और काफ़ी ऐसे मसले हैं जिन मसलों को हल करने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और अमेरिका की बात छोड़ो, अमेरिका के साथ साथ में अन्य देश भी ऐसे हैं जिनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, और हाँ, अमेरिका की शक्ति पे भी यहाँ पर अंकुश लगा सकते हैं। और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सकती है। सब कुछ कह दे के ये बात साबित होती है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां हैं जो कि यूएसए बताता है, लेकिन उसके बाद भी जो यूएसए है इसको इम्पोर्टेंट संगठन मानता है, और इसकी इतनी पावर है कि ये यूएसए की पावर को क्या कर सके, यूएसए की पावर को अपने अंडर में लेके उसमें कुछ अंकुश लगा सके। अब हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं इसका बिल्कुल निचोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं,
लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। प्रौद्योगिकी सिद्ध करती है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। अब देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां होने के साथ साथ, कुछ कमज़ोरियां होने के साथ साथ में इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कि इस संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं, वो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र आपस में बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उनकी पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। और पारस्परिक निर्भरता कभी बढ़ेगी? जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर सभी कंट्रीज़ के मेंबर्स बैठ के वहाँ पर अपनी अपनी बात रख सकें। तो सभी बातों को दूर करते हुए यहाँ पर इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिलेवेंस लिया हुआ है, प्रासंगिकता के साथ है आज भी, और इसकी ज़रूरत सभी राष्ट्रों को है। तो फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिलेवेंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको। तो बिल्कुल आपको लिखना है कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पहले से और भी ज़्यादा बढ़ी है। और किन किन कारणों से बढ़ी है? काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जिनके कारण बढ़ी है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, जल विवाद, इसके साथ साथ में आतंकवाद, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण से इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर होता है कंप्लीट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।